फ्रांस में सोरबोन की लाइब्रेरीज में मैंने जो पुस्तकें देखी है, तो एक पुस्तक एक बार मैंने निकाली थी जेएल बेयर्ड पर। जेएल बेयर्ड वो व्यक्ति था जिसने टेलीविजन का आविष्कार किया, ऐसा मानते हैं 1926 में। तो जेएल बेयर्ड जो टेलीविजन का आविष्कारक माना जाता है फ्रांस में, तो टेलीविजन के बारे में कुछ तो वो लिख रहा होगा। क्या लिख रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या उसके मन में कैलकुलेशंस चल रहे होंगे जब उसने ये सब बनाया। तो उसको समझने की मैंने जब कोशिश की, तो जेएल बेयर्ड के बारे में जितना साहित्य उपलब्ध है फ्रांस में, क्योंकि वो मूलतः फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, तो वो लिख रहा है खुद के मैंने ये चाइनीज उससे सीखा है इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात को। तो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात को सीखते हुए उसने टेलीविजन बना लिया। तो उनको टेलीविजन की जरूरत पड़ गई, हमको टेलीविजन की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसकी गंभीरता ये है कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात हम दुनिया में सब जगह देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बाद हम उससे टेलीविजन ही बनाएंगे, ये अलग अलग जगह की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना एक थ्योरी है, वो दुनिया में सभी जगह शायद एक जैसी होगी, लेकिन हम उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या इस्तेमाल करेंगे जो एमिट हो चुके हैं, उनसे हम क्या काम लेने वाले हैं, ये लोकल परिस्थितियों पर निर्भर करे। तो फ्रांस में एक वैज्ञानिक ने ये काम किया। क्यों किया? तो वो खुद लिख रहा है उस किताब में। जेएल बेयर्ड की एक बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है, व्हाई आई इन्वेंटेड टेलीविजन, मैंने टेलीविजन का आविष्कार क्यों किया। तो वो कह रहा है कि ये मैंने खुशी में नहीं किया, मजबूरी में किया। तो मजबूरी क्या है? तो वो कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार मुझको बार बार कह रही है कि एक ऐसी मशीन बनाओ जिसके सामने लोग बैठे रहे और कोई रिएक्शन ना करे। तो बैठे बैठे उसको देखते रहें, और वो मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसको देखने के बाद लोगों के मन में विचार पैदा होना बंद हो जाए। हाँ, तो वो कह रहा है कि मुझे फ्रांस सरकार कह रही है ऐसी एक मशीन की जरूरत है। क्यों मशीन की जरूरत है? तो वो कह रहा है कि मेरा जो देश है फ्रांस या यूरोप का पूरा इलाका, यहां पर एक बड़ी बुरी परंपरा है। अब उसको आप चाहे जैसे कहें। बुरी परंपरा क्या है कि वहां हजारों साल लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। तो लोगों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है यूरोप में, हजारों साल पुरानी परंपरा। तो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहते हैं। तो वहां क्या होता है, समाज में यह माना जाता है कि गुलाम आदमी जो होता है वो कभी मौलिक चिंतन नहीं करता। उसका जो मालिक होता है चिंतन सारा मालिक करता है, गुलाम को उस चिंतन के आधार पर चलने का ही अधिकार होता है, वो कुछ अपने से नहीं सोच सकता। तो यूरोप में बड़े लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखने की परंपरा है। फिर बाद में क्या हुआ है, 19वीं शताब्दी के बाद से 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ये गुलामी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। फ्रांस में भी हुए हैं, जर्मनी में भी हुए हैं, इंग्लैंड में भी हुए हैं। सबसे बड़ा आंदोलन आयरलैंड में हुआ है कि हम गुलाम नहीं रहेंगे आपके, हमको आजादी चाहिए, हमको ऐसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए। तो जो जातियां पहले गुलाम रह चुकी हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में गुलाम बनाने वाली जाति रही है नॉर्मन्स की। जो फ्रांस में एक इलाका है नॉर्मादी, वहां से जो एक जाति निकली है नॉर्मन्स, इन्होंने दुनिया के एक बड़े इलाके को सबसे लंबे समय तक गुलाम बना के रखा। और ये नॉर्मन्स ही हैं जिन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड को गुलाम बनाया। इंग्लैंड भी गुलाम रहा है फ्रांस का 10वीं और 11वीं शताब्दी में। तो नॉर्मन्स लोगों ने जब इंग्लैंड को गुलाम बनाया है, तो उसमें जो गुलामी के बाद की व्यवस्थाएं हैं उनको वो लागू कराते हैं। तो उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि गुलाम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही चलेंगे जैसे मालिक कहेगा। तो वहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब गुलाम थे तब तो आसानी से चल रहा था सब, फिर गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई, और गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई तो हर जाति अब आजाद होना चाहती है। तो फ्रांस में प्रॉब्लम ये है कि सब आजाद हो जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी, इसलिए इनको आजादी तो दे दो लेकिन एक ऐसी गुलामी में फंसा दो जहां से ये उठकर नहीं आ सके। तो टीवी चाहिए हमको, एक मशीन चाहिए। तो वो कह रहा है कि ये जो एमिशन है इलेक्ट्रॉन का, इसका उपयोग क्या किया जाए वो हमारे देश की परिस्थिति पर निर्भर है, और हमको ऐसी एक मशीन बनानी है। तो उसने टेलीविजन के बारे में किस्से कहानियां लिखी अपनी उस किताब में, पहले कैसा बना, बाद में कैसे बना। पहले उसमें सिर्फ साउंड आता था, फिर बाद में सिर्फ पिक्चर आता था, फिर बड़ी मेहनत की तो साउंड पिक्चर दोनों आना शुरू हुआ, वगैरह वगैरह, वो डिटेल बात है। अंत में वो लिख रहा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये मशीन ऐसी ना बन जाए एक दिन कि सबको पागल बना दे। हाँ, और वो मर गया बेचारा। बाद में यही हुआ है, बाद में यही हुआ। तो यहां पर प्रश्न ये है जो मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि हमारे पास वो साइंस था, हम वो थ्योरी जानते थे, लेकिन हमने टीवी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? भारत में कभी भी किसी को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है। यहां हर व्यक्ति मुक्त है, हर व्यक्ति आजाद है। पता है कैसे? वो एक छोटी सी बात को समझिए। मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा होती थी, मैं मेरी मां को देखता था कि वो चींटी को आटा डालती है,
खाना बनाने के पहले। एक दिन मैंने मेरी माँ से पूछा चींटी को आटा क्यों डालती है, तो कहने लगी कि ये मेरा धर्म है। तो मैंने कहा ये धर्म का मतलब क्या है, चींटी को आटा क्यों डाल? तो चींटी को आटा इसलिए डालना कि उसको भी जिंदा रहने का हक है, और चींटी को मारा मैंने तो कहती है पाप लगेगा तुझको। तो ये चींटी को मारना नहीं है, क्योंकि चींटी भी उतना ही महत्वपूर्ण जीव है जितना मैं हूं। माने भारतीय परंपरा में ये जो जियो और जीनो दो की कल्पना है, ये बहुत गहरी कल्पना है कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो जिंदा रहने के लिए है, उसके साथ तुम भी जिंदा रहो। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य करके चलना है, ये परंपरा है भारत की। प्रकृति के विरोध में आप नहीं जा सकते। क्योंकि आपको प्रकृति के साथ मिलकर चलना है, इसलिए आप प्रकृति को गुलाम नहीं बना सकते, प्रकृति के साथ चल सकते। तो यहां की परंपरा है कि हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते, और हर एक में जीव है, तो हर जीव को जीने का अधिकार है, तुमको भी जीने का अधिकार है, तो जिंदा रहो और दूसरों को जिंदा रहने। ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो मुझे समझ में आता है कि चूंकि यहां हर एक व्यक्ति को आजाद रहने का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है, और हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो मुक्ति जब मिलेगी किसी भी समाज में तब, जब वो गुलाम नहीं रहेगा तब। तो यहां गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है, इसलिए टेलीविजन बने ऐसी कल्पना भी नहीं आई होगी मन में। थ्योरी तो थी हमारे पास, लेकिन हमने नहीं बना।